जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है संविधान, और आज इसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो संविधान के पूछे जाते हैं, तो आज हम संविधान पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानना आवश्यक होता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो संविधान क्या होता है? संविधान होता है किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उसको हम संविधान कहते हैं। लेकिन संविधान क्या एक दिन में तैयार हो गया बनकर, या इसके पीछे एक जर्नी रही है, या इसके पीछे एक यात्रा रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत लंबी यात्रा रही है। लंबी यात्रा कैसी रही? जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में देखते हैं कि सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आते हैं, और पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सन 1498 में आता है, और केरल के तट पर उसका स्वागत हिंदू राजा जुमोरिन करते हैं। जैसे ही भारत में व्यापार करते हैं और यूरोप में भारत की वस्तुएं बहुत अच्छी बिक रही थी, इसी के साथ भारत में दूसरी शक्ति का आगमन हुआ, विदेशी शक्ति का आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, उसके बाद में अंग्रेज आते हैं। लेकिन जो पहले कंपनियां थी उन्होंने तो भारत के साथ केवल व्यापार किया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? भारत की व्यापारिक संबंधों के साथ साथ भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हम देखेंगे, जब इतिहास पढ़ते हैं तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ, और भारत में व्यापार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपनी सत्ता स्थापित की, तो वो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद की। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में कौन कौन होते हैं? अंग्रेज होते हैं, और इसके विपक्ष में कौन होते हैं? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता है। तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो नेतृत्व जैसे ही कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और एक साइड में थे इनके साथ सिराजुद्दौला। तो जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है तो उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जीत हासिल हो जाती है, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके बाद क्या होता है? सन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच होता है? अंग्रेजों के बीच होता है, और त्रिसंयुक्त सेना थी। त्रिसंयुक्त सेना में कौन कौन थे? एक तो मीर कासिम था, और मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब था। तो मीर कासिम ने क्या किया? अपने साथ सुजाउद्दौला को मिलाया जो अवध का नवाब था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय को अपने साथ लिया जो मुगल बादशाह था उस समय। तो जैसे ही इनकी सेना लड़ती है इकट्ठा होकर, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति उस समय इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्होंने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था, और बक्सर का युद्ध भी कौन जीत गए थे? अंग्रेज इस बक्सर के युद्ध को जीत गए थे। तो जैसे ही 1764 के बक्सर के युद्ध जीत गए थे, भारत में इनकी नींव रख चुकी थी, और इन्होंने धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। तो साथियों, जो सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यहीं से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी भारत में। और बक्सर के युद्ध के बाद होती है 1765 की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है। दो संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। तो जो दूसरी संधि होती है, उस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानियां अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहां से कर वसूलने का जो कार्य होगा वो अंग्रेजों का होगा। तो जैसे ही इन तीनों की दीवानियां अंग्रेजों को प्राप्त होती है, तो भारत में इनकी मजबूती और बढ़ जाती है, और यहीं से इन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में इनका वर्चस्व फैल गया। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया। लेकिन इसके बाद का सफर क्या था? इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे भारत को आजाद कराने के लिए लगभग आप सभी को पता होगा, पूरे उत्तर भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। एक भी राज्य या एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ था उस समय जो उस क्रांति से प्रभावित न हुआ हो। लेकिन इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, और फिर अलग अलग संस्थाओं ने तथा अलग अलग व्यक्तियों ने स्वराज या संविधान की मांग को उठाना प्रारंभ किया। तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि सबसे पहले मांग किसी ने उठाई, प्रत्यक्ष मांग क्या थी, अप्रत्यक्ष मांग क्या थी। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान कितने प्रकार का होता है। देखेंगे संविधान
संविधान होता क्या है पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देना चाहता हूं। किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान किसे कहते हैं और अलिखित संविधान किसे कहते हैं? लिखित संविधान तो वो होगा जिस देश के संविधान निर्माण के लिए किसी निश्चित संविधान सभा का गठन किया जाता है उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। वही बात करें दूसरी ओर हम अलिखित संविधान की, अलिखित संविधान किसे कहते हैं? तो जिस देश की संविधान निर्माण करने के लिए उसकी संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता, ऐसे देश के संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान किन किन देशों का है? जैसे एग्जांपल है जापान और स्विट्जरलैंड, इन दोनों देशों का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है, अर्थात इनके संविधान निर्माण करने के समय संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। इसके बाद बात करते हैं संविधान की प्रकृति की। इसकी संविधान की प्रकृति कैसी है? संविधान की प्रकृति तीन तरीके की होती है। तीन तरीके कौन कौन सी? एक कठोर, एक लचीला संविधान और एक मिश्रित संविधान। कठोर संविधान किसे कहते हैं? तो कठोर संविधान उसे कहते हैं जिस देश के संविधान संशोधन करने में, जिस देश के संविधान में संशोधन आसानी से न किया जाए उस देश के संविधान को हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। जैसे यूएसए का संविधान कैसे संविधान है? कठोर संविधान। वही बात करें लचीला संविधान की। लचीला संविधान किसे कहते हैं? तो जिस देश के संविधान में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता हो उस देश का संविधान लचीला संविधान होता है। नंबर तीसरी प्रकृति है इसकी मिश्रित। मिश्रित क्या होता है? जिस देश के संविधान में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती है, यानी कि कठोर भी हो संविधान और लचीला भी हो, उस देश के संविधान को हम क्या कहते हैं? मिश्रित संविधान कहते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान कैसा संविधान है? मिश्रित संविधान। जैसे हम बात करें कि कहां पर कठोर है और कहां पर लचीला है, हम देखते हैं प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना में 1873 के केशवानंद केरल भारतीय राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। वो फैसला क्या दिया था कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान का मूल ढांचा माना जाएगा और इस मूल ढांचे में संसद या विधायिका ऐसा परिवर्तन कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचे पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़े, कोई नकारात्मक प्रभाव इस पर न पड़े। ऐसा परिवर्तन कर सकती है जिससे संविधान का मजबूतीकरण और विस्तारीकरण होता हो। इसी वाद को ध्यान में रखते हुए हमने 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। 3 शब्द कौन कौन से थे? धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता और समाजवाद। तो ये तो होगा यहाँ पर कि इसमें संविधान संशोधन करना कठोर होता है प्रस्तावना में, लेकिन लचीला कहां पर होता है? अन्य किसी भी भाग में इसके संशोधन करना हो वहां पर हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं। ये तो बात थी इसकी विशेषता की, संविधान की विशेषता की। अब बात करते हैं संविधान की मांग की कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने उठाई? किसने प्रत्यक्ष मांग उठाई, किसने अप्रत्यक्ष मांग इसकी उठाई, किसने सांकेतिक मांग की? तो सबसे पहले जो मांग उठी थी वो अप्रत्यक्ष मांग उठी थी। और अप्रत्यक्ष मांग किसने उठाई थी? ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक बिल प्रस्तुत किया था। अप्रत्यक्ष मांग का मतलब क्या है? यानी कि इन्होंने एकदम से नहीं कहा कि हमें संविधान चाहिए। इनका कहना था कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज अर्थात अपना शासन, कि जो भारत है ये हमारा देश है, अंग्रेजों तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, हमें अपना शासन करना है। तो सबसे पहले पूछता है कई बार एग्जाम में कि सबसे पहले संविधान की अप्रत्यक्ष मांग किसने उठाई? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने इस मांग को उठाया था। उसके बाद सन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और इसको आप नोट करेंगे स्वराज शब्द को, क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने और किस अधिवेशन में किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में सन 1906 में किया था। लेकिन यदि बात करें स्वराज शब्द की कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो दोस्तों स्वराज शब्द सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था।
इसके बाद बात करते हैं हम सांकेतिक मांग की, कि सांकेतिक मांग किसने की। सांकेतिक मांग अर्थात संकेत किया, संकेत कैसे किया कि हमें स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों से। और ये सांकेतिक मांग किसने की सबसे पहले मांग 1922 में महात्मा गांधी ने एक कथन कहा, और इस कथन में, इस स्टेटमेंट में क्या कहा, इन्होंने कहा कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, न कि ब्रिटिश संसद का दिया हुआ कोई उपहार होगा। यानी कि इनका कहना क्या था कि जो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, जो हमें आजादी मिलेगी, ये हमारा अधिकार है। अगर ब्रिटिश सरकार हमें आजादी देगी तो कोई उनका उपहार नहीं होगा, उनका कोई एहसान नहीं होगा। ऐसे ही हमारे नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात आजादी हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें जन्म से आजादी मिली हुई है, अंग्रेज हमें आजादी से वंचित नहीं कर सकते। इसके बाद मांग उठती है प्रत्यक्ष मांग, और प्रत्यक्ष मांग किसने उठाई थी सबसे पहले, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष मांग संविधान की सबसे पहले किसने उठाई। अर्थात एक व्यक्ति थे मानवेंद्र नाथ रॉय, सन 1934 में इन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर कह दिया कि हमें एक अपना अलग से संविधान चाहिए। तो जो मानवेंद्र नाथ रॉय साहब थे, ये मार्क्सवादी पार्टी के नेता थे। तो कांग्रेस ने देखा कि मार्क्सवादी पार्टी के नेता ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर एकदम से कह दिया कि हमें संविधान चाहिए। और कांग्रेस क्या करती है, फिर कांग्रेस अपने अधिवेशन करती है लगातार। कांग्रेस की आंखें खुलती है कि जब मार्क्सवादी पार्टी संविधान की मांग कर रही है बार बार, तो कांग्रेस को भी करनी चाहिए। तो सन 1936 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में बार बार संविधान की मांग को उठाना प्रारंभ किया, और अपने मंचों के माध्यम से संपूर्ण भारत में इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, अपने भारत के लिए एक संविधान चाहिए। इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी जब इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसमें एक कथन देते हैं, और कथन में क्या कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा निर्मित होगा जो वैक्स मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। अर्थात इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि ब्रिटिश सरकार अपने यहां से संविधान लिख कर लाए और हमको लाकर दे दे, ऐसा नहीं होगा। जो हमारे भारत का संविधान होगा वो हमारे भारत के वैक्स मताधिकार से चुनकर जो लोग जाएंगे संविधान सभा में, उस संविधान सभा के गठन के द्वारा जो संविधान गठित किया जाएगा वो हमारा देश का संविधान होगा। तो ये थी संविधान की मांग। आशा करते हैं आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।